बट उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर गाड़ी मापदंड होती हैप्पीनेस का या कोई घर मापदंड होता हैप्पीनेस का, तो शायद एल्विस प्रेस्ले दुनिया के पहले रॉक स्टार थे, वो सुसाइड नहीं करते। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो, आप खुशी दे कैसे सकते हो? Exactly. जो चीज आपके पास नहीं है, हाउ यू कैन गिव इट टू समबडी एल्स? आई एम अ डिफरेंट सोल, यू आर अ डिफरेंट सोल, वी शुड एग्री टू डिसएग्री। मेरा तो ऐसा मानना है। मतलब वो 75 से 80 साल के बीच में थी और वो लॉन टेनिस मैच खेल रही थी और वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। वो एक दूसरे को इतना ज्यादा बकअप कर रहे थे और एक एक पॉइंट पे ऐसे लड़ रहे थे जैसे छोटे बच्चे भी नहीं लड़ते। मेरा ऐसा मानना है, दुनिया में सबसे बड़े जो एम्बिशियस लोग होते हैं वो एक्चुअल ट्रू योगी होते हैं। क्योंकि मैं और आप साधारण लोग क्या पाना चाहते हैं? साधारण लोग पाना चाहते हैं घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, ठीक है, एट द मोस्ट, राइट। वो लोग वो क्या पाना चाहते हैं? द गॉड, द अल्टीमेट ब्लिस, द अल्टीमेट गॉड। तो उनसे बड़ा एम्बिशियस कौन है? कोई है ही नहीं, राइट। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम एक बार फिर से आपके पास आए हैं एक अलग टॉपिक लेके, जो कि है मोटिवेशन। और हमारे साथ रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर सिद्धार्थ सिंह जी हैं फ्रॉम वेस्टीज। नमस्कार दीदी। नमस्कार जी दीदी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। एंड मैं सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आपके चैनल को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोगों के पॉडकास्ट में रेगुलर देखता रहता हूँ। स्पेशली जो आप स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर जो आप लेकर के आते हो, उसने मुझे बहुत टच किया और वो मैंने अपने बहुत नियर एंड डियर वंस को भेजे एंड हम सब लोग उसके बहुत फैन है। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड मे गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। आप ऐसा ही अच्छा काम करते रहिए। सबसे पहले तो पहले तो भैया मैं जानना चाहूंगी, आप मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, जैसे कि बहुत सारे चैलेंजेस, बिकॉज हम एट द फ्रंट स्टेज देखते हैं लोगों को मोटिवेशन करते हुए, बट एक बैक स्टेज भी है जहां लोगों को मोटिवेट करने में बहुत हार्डशिप भी लगती है। उस स्टेज को कैसे आप क्रॉस करते हैं? दीदी आपने बिल्कुल ठीक कहा एंड मैं तो ये कहूँगा इनफैक्ट हर एक काम में हार्डशिप्स लगती हैं, बिकॉज एक स्टेज के सामने का काम होता है, एक स्टेज के पीछे काम होता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा हमें अपना माइंडसेट सही करना होता है, बिकॉज वी ऑल्सो बीइंग ह्यूमन, कई दिन हमारे अच्छे नहीं होते या हम खुद अपनी टेस्टिंग से गुजर रहे होते हैं एंड उस समय आपका कोई प्रोग्राम है या आपने जाकर काम करना है तो करना है। फिर बस एक कमांड ब्रेन को देनी है। और या जनरली जो मैं टेक्निक यूज करता हूँ और मैं जैसे पब्लिक स्पीकिंग भी लोगों को सिखाता हूँ, तो अक्सर लोगों में बहुत फियर होता है पब्लिक स्पीकिंग का। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, आप अपने बारे में मत सोचिए, आप उनके बारे में सोचिए जो ऑडियंस आज आपको सुनने के लिए आई है। आपके अनुभव से अगर एक इंसान ने भी कुछ सीख लिया या अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया, उसकी लाइफ चेंज हो गई, तो आपने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। तो उस समय मेरा थॉट प्रोसेस ये होता है कि उस समय मेरा फोकस अपने से हटके मेरी ऑडियंस के ऊपर है। इनमें से कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया, किसी का कोई चैलेंज है, किसी का कोई चैलेंज है, तो आज मैं अपना बेस्ट दूंगा। एंड मैं हर एक बार अपने आप को यही कहता हूँ, टुडे विल बी माय बेस्ट डे, टुडे विल बी माय बेस्ट सेशन, टुडे विल बी माय बेस्ट ट्रेनिंग, बिकॉज आई वांट टू सर्व पीपल। सो दिस इज माय माइंडसेट एंड दैट इज हाउ आई ऑपरेट। एंड इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति करे तो आप बड़े से बड़े हार्डशिप को या चैलेंज को आप ओवरकम कर सकते हैं। एंड दूसरा, मैं हमेशा दीदी ऐसा मानता हूँ कि हम जीवन में कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, हमसे ऊपर भी बहुत लोग होंगे, हमसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, हमसे ज्यादा प्रिविलेज्ड होंगे, और हम कितने भी लाइफ में नीचे क्यों ना चले जाएं, हमसे नीचे भी बहुत सारे लोग होंगे। एक बार मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ में शेयर करूंगा। मैं चेन्नई में था एंड किसी बात को लेकर के मैं बड़ा आई वाज नॉट इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड, मैं ये बोलूंगा, डिप्रेस तो नहीं कहूंगा। तो उसी समय मैं मंदिर के बाहर मैंने देखा, वहां कोई शादी हो रही थी और जो वो वेस्ट डाल रहे थे वो नाली से निकल रहा था। तो दीदी कुछ गरीब बच्चों को मैंने देखा जो उसमें पतला कपड़ा चुन्नी टाइप लगा करके छान के वो खाना खा रहे थे। मेरी आंख से आंसू निकले और मैंने उसी समय भगवान से माफी मांगी। मैंने कहा आई एम सो सॉरी एंड आई एम सो लकी कि मेरे साथ जो भी चैलेंजेस हैं, इनके चैलेंज के सामने कुछ भी नहीं है। सो दैट इज हाउ आई
टेक एन इंस्पिरेशन टू मूव ऑन। अगर हम बात करें यंग जनरेशन की, मेजरली अभी यंग जनरेशन अगर आप हमारे टाइम से और अपने टाइम लाइक करंट टाइम पे कंपेयर करें तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं। शायद हमारे टाइम में यंग बच्चों के लिए डिप्रेशन जैसा वर्ड कॉइन ही नहीं हुआ था अगर मैं बोलूँ तो, और आज के टाइम की अभी करंट सिचुएशन में क्लास 8 का बच्चा या क्लास 5th का बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। सो इस ये जो फेज है इसके लिए आपका क्या कहना है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे हिसाब से उसका मुख्य कारण ये है कि इनके पास सब कुछ अवेलेबल है, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमें अगर खेलना होता तो सिर्फ ग्राउंड हमारे लिए अवेलेबल था। नाउ दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, दे हैव एवरीथिंग एट देयर डिस्पोजल। अगर हमें कुछ खाना होता था तो हम घर में रिक्वेस्ट के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, थोड़ी बहुत उसमें चीजें आती थी, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, लेकिन उसमें खुशी थी। अब आप देखिए, बटन दबाना है, स्विगी पे है एवरीथिंग अवेलेबल। अब मतलब सबके अपने अपने कमरे हैं। हमारे टाइम में तो हमने ये कॉन्सेप्ट कहीं देखा ही नहीं था या सुना ही नहीं था, क्योंकि हम तो उस जमाने के, जब एक टीवी होता था मोहल्ले में सब लोग जाकर के देखा करते थे। तो आज तो सबके अपने कमरे हैं, अपने टेलीविजन्स हैं, तो इनके पास बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो माइंड की एक आदत होती है व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। एंड बेसिकली हमारा माइंड जो बना है ना, वो सर्वाइवल के लिए बना है, वो खुश रहने के लिए बना ही नहीं है। वो यही ढूंढता रहता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो अभी भी प्रिमिटिव एज में चल रहा है। प्रिमिटिव एज में जब कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इंसान को हर चीज से दीदी देखिए खतरा था, आग से खतरा था, बाढ़ से खतरा था, जंगली जानवरों का खतरा था, खाना जुटाना इतनी बड़ी समस्या होती थी, और ये सब का था। तो माइंड की एक आदत है, वो हमेशा नेगेटिविटी के ऊपर फोकस रहता है, वो सेफ्टी की तरफ रादर जाता है। तो आज सेफ्टी का कोई इशू नहीं, सब कुछ है। अब बहुत जल्दी ये लोग बोर हो जाते हैं, तो बोरनेस के बाद में डिप्रेशन आता है। अब अगर किसी व्यक्ति को, हमारे टाइम में हमें समय ही नहीं मिलता था डिप्रेस होने का। प्लस क्या है ना, आजकल की जो परवरिश है, देखिए आज की डेट में तो छोटे बच्चे को भी अगर आप डांट दो तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। हमारे टाइम में तो बड़ा नॉर्मल था, रोज 1-2 लगते रहते थे, 5 मिनट के बाद में हम नॉर्मल थे। टीचर से भी, पेरेंट्स से भी, चाचा चाची, मामा कोई भी मार सकता था। हम तो मंदिर का घंटा थे, जो मर्जी आगे बजा देता था, तो बड़ी सीधी चीज। मे बी उसी चीज ने हम लोग को बहुत डिफरेंट बनाया है करंट एज के बच्चों से। एब्सोल्युटली डिफरेंट भी बनाया है, और मैं कहूंगा कि एक फाइटर भी बनाया है। आज की डेट में देखिए, जाने अनजाने हुआ क्या है, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इतनी ज्यादा सुविधाएं दी है या देने की कोशिश करी है, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बट वो इतने ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर तरीके से वो पले हैं कि उनको थोड़ा सा भी चैलेंज जो है लाइफ में, वो डिस्कम्फर्ट उनसे सहन नहीं होता है। तो दे आर नॉट, उनको ना की आदत नहीं है। अब हमें ना की आदत थी, इनको हर काम में हर चीज चाहिए। तो दैट इज द रीजन वाई ये लोग बोर भी बहुत जल्दी होते हैं, फाइटिंग क्वालिटीज उतनी नहीं है, इसलिए फिर डिप्रेशन वर्ड का एक वर्ड आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, when we were growing I never heard of this word called depression for class 5th और class 8th student। नहीं दीदी, कॉलेज तक भी है। उस टाइम जब ट्रेनिंग्स में मैं सुनता था अदर ट्रेनर्स को, जो स्पेशली अमेरिकन ट्रेनर्स थे, वो बोलते थे कि इन अमेरिका देयर आर मोर देन 20% पीपल टेकिंग द पिल ऑफ द डिप्रेशन। मैंने कहा डिप्रेशन होता क्या है, तो डिप्रेशन आता कैसे है? तो अभी ये हमारे देश में भी है, एंड इसका एक मेजर रीजन ये है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है पेरेंट्स की बच्चों से, बच्चों की खुद से। हम ये कहीं ना कहीं भूल गए हैं, इट इज फाइन टू फेल, इट इज परफेक्टली नॉर्मल नॉट टू डू वेल समटाइम्स, बट एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग, इट्स अ प्रोसेस। आप कोई भी काम करिए, आप हर समय नहीं जीत सकते, लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलेगी। बहुत सिंपल है, चाहे आप टाटा साहब बन जाइए, चाहे आप अडानी साहब बन जाइए, अंबानी जी बन जाइए, या आप शाहरुख खान बन जाइए, या मोदी जी इवन बन जाइए। उन्होंने भी 400 का आंकड़ा दिया था, वो भी उसको नहीं टच कर पाए। तो लाइफ हम कंट्रोल नहीं करते। नाउ जब लाइफ मेरे हिसाब से चलेगी नहीं, उसमें देयर विल बी मेनी सरप्राइजेस। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसको अगर मैं सोचूंगा तो मैं डिप्रेस ही होऊंगा। मेरे हाथ में क्या है, मेरे अपने एफर्ट्स हैं, मेरा अपना एटीट्यूड है, मेरा अपना रिएक्शन है। एंड ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उन्हें ये लगता है उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, जबकि आप अगर देखिए, मेरा ऐसा मानना है, और आप भी अगर अपने लाइफ को थोड़ा सा भी अगर आप एनालाइज करोगे, जब आपको प्रॉब्लम आई तब आपने ग्रो किया है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं आती, आप ग्रो नहीं करते। सॉफ्ट उसमें सॉफ्ट परवरिश में या सॉफ्ट एनवायरनमेंट में वो कभी भी, जैसे एक पुरानी सेइंग है, सॉफ्ट सी नेवर मेक्स स्किलफुल सेलर।
It is a rough sea which always makes a skillful sailor. So we need to accept that life is like that only. There will be ups, there will be downs. जब up हैं तो भी नॉर्मल रहिए, जब डाउन है तो भी नॉर्मल रहिए. एंड एक स्टोरी है जो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सुनाता हूँ. मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी है. अगर आपकी इजाजत तो छोटी सी सुना देता हूँ. दीदी एक बहुत राजा थे, वो अपने गुरुजी के पास में गए तो उन्होंने बोला गुरुजी कोई ऐसा मंत्र दो जब मैं बहुत सफल हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, पूरी दुनिया मेरे कदमों में हो, मैं पूरी दुनिया जीत चुका हूँ और तब भी मेरे दिमाग में सक्सेस ना चढ़े. तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है लिखो. तो उन्होंने लिखवाया कि आज जो भी दौर है ये बीत जाएगा. उसने लिखा. बोला अच्छा गुरुजी अब कोई ऐसा मंत्र बताओ जब मैं जीवन में बहुत डाउन हूँ, कोई मेरा ना हो, हर तरफ से मैं अंधकार में घिर गया हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो. गुरुजी ऐसा कोई मंत्र दो उस समय भी मैं उठ करके खड़ा हो सकूं, चल सकूं और मुझे ज्यादा फर्क ना पड़े और मैं अपने जीवन को जी सकूं. तो गुरुजी ने कहा अब फिर लिखो. उन्होंने फिर वही लिखवाया कि ये भी जो दौर है ये भी बीत जाएगा. सो कई बार क्या होता है दीदी कि हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं एंड इतना भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है. हम उस प्रोसेस में लाइफ को एंजॉय करना भूल गए हैं एंड मंजिल पाइए, बिल्कुल पाइए. यू शुड बी एम्बिशियस बट एट द सेम टाइम एंजॉय द जर्नी. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट विन ऑल द टाइम. व्हेनेवर यू लूज प्लीज लर्न फ्रॉम इट. बिकॉज मेरी नजर में लूजिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं या फेलियर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं. हाँ, इट इज फेलियर इज ओनली कि व्हाट बेटर आई कैन डू, व्हाट नेक्स्ट टाइम, हाउ डू आई इम्प्रूव माई सेल्फ. जैसे 98 में मैंने कहावत सुनी थी, यहाँ चिपकी हुई है, द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज द रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट. सो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ. एंड आप कितना भी बेहतर कर लो, स्टिल यू विल नॉट विन ऑल द टाइम. सो इट इज वेरी परफेक्ट टू फेल. इट इज वेरी परफेक्ट. यू विल हैव गुड डेज, यू विल हैव बैड डेज, यू विल हैव ऑफ डेज. सो लर्न टू कोप अप विद इट. हर एक कोई जो इस पृथ्वी पे आया है इन चीजों से गुजरा है. आप कोई विरले नहीं हो. टेक इट इन योर स्ट्राइड, बी इजी. माइट बी बच्चे शायद इस चीज को अलग तरीके से ना लें, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फेल आल्सो इन लाइफ. 100%. बिकॉज मेरा ऐसा गहन विश्वास है, फेलियर टीचेस यू मोर. व्हेन वी आर सक्सेसफुल हम थोड़ा सा हवा में जरूर चढ़ते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, फर्क इतना है, और उस समय हम उतना सीखते नहीं हैं. लेकिन फेलियर के समय में हम एक एक चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट बेटर आई कैन डू. तो फेलियर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड. दैट्स हाउ इट इज. सो अगर हम वर्स्ट सिचुएशन की बात करें, किसी आदमी के, ही इज इनटू द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस, जहाँ पे उसके पास कोई उम्मीद ही नहीं है, तो उसको किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है? कुछ बाकी ही नहीं, अंदर से खोखला हो गया आदमी. ओके, नाउ द बेस्ट थिंग इज, अगर पहली बात तो ऐसा ये उसका परसेप्शन है, ऐसा कभी होता नहीं है. पर चलिए मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, फाइन. देन यू शुड ऑलवेज लुक, जो लोग आपसे नीचे हैं, जैसे मैंने कहा, आप कितना भी डाउन हो, आपके पास कोई होप नहीं है ना, आपको फिर भी ऐसे लोग मिलेंगे. अनफॉर्चुनेटली मेरे मामा कैंसर था उनको गले में, एंड वो मेरे बहुत क्लोज थे. तो मैं उनको लेकर के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाता था और कई बार मैं भी बड़ा फ्रस्ट्रेट होता था. रात 3 रात सोता नहीं था. वहां मैंने देखा कैंसर वार्ड में 1 महीने के बच्चे, 2 महीने के बच्चे जिनको ब्लड कैंसर था, जिनको अभी कुछ नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है, उनका पूरा ब्लड निकाल के चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. और जैसे ही मैं उनको देखता था, अगेन मुझे ध्यान आता था मेरे पास होप है. सो हमें, अगर किसी को भी आप में से ये लगता है आपके पास होप नहीं है, आपको सिर्फ अपना चश्मा बदलना है. अपने से नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे भी वर्स्ट कंडीशन में हैं. एंड आज ही मैं दीदी किसी से बात कर रहा था, सम ऑफ माय वेरी वेरी गुड फ्रेंड, वो एक वृद्ध आश्रम में गए. तो वहां उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी से मिलने गए थे. तो उन्होंने मुझे बताया जिनसे वो मिलने गए, सर्दी का समय है दिल्ली में क्योंकि अभी इस समय, तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे लिए स्वेटर ला देना. तो बगल में जो एक और ओल्ड एज आंटी थी, तो उन्होंने कहा बेटा मेरे लिए भी ला दोगे, मुझे 5 साल से मैं यही स्वेटर पहन रही हूँ. तो अगर आप ऐसे लोगों के अगर आप देखोगे, इफ यू कैन फील कंपैशन फॉर देम, यू विल फॉरगेट योर डिप्रेशन, यू विल फॉरगेट
योर चैलेंजेस इन लाइफ। एंड उसके बाद आप उनको कुछ मत करो, आप भगवान को शुक्रिया करो, जो भी आपसे हो सकता है आप उनको सर्व करना शुरू कर दो। आपको इतनी खुशी मिलेगी, आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी आगे बढ़ने की, और सबसे बड़ी बात आपको ब्लेसिंग मिलेगी पूरे यूनिवर्स की, द सुप्रीम लॉर्ड की, एंड देन अगेन आपको होप दिखने लगेगी। सो इट इज ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, आपके देखने के नजरिए के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। नथिंग इज लॉस्ट एवर। अगर भैया करंट जनरेशन की बात करूं, यहाँ पे जो जनरेशन चल रही है वो एक्सेप्टेंस में बिलीव करती है कि मुझे किसी भी तरह सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, द वे मतलब मैच करने की कोशिश करेगा बच्चा कोई किसी से। हर तरह के बच्चे हैं, मेरे ख्याल से शायद कोई हाई क्लास का होगा, कोई मिडिल क्लास का होगा, कोई लोअर मिडिल क्लास का होगा, वो मैचिंग हो ही नहीं सकती। ये शायद फ्रेमवर्क समझाना माँ बाप का काम होता है जी। तो इस बात पे आप क्या लाइट डालेंगे? दीदी बिल्कुल आपने ठीक कहा, माँ बाप का भी काम होता है, और उससे बड़ा काम ये होता है दीदी, जो आपने सही कहा, मैचिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर मैचिंग होती तो आपके और मेरे फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों होते, हमारी शक्ल एक जैसी क्यों नहीं है, हमारा डीएनए अलग क्यों है? बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। आपने बिल्कुल सही कहा, मैचिंग हो ही नहीं सकती और कभी करनी भी नहीं चाहिए। नाउ इसका बड़ा सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सो दैट हमारे व्यूअर्स आराम से समझ सकते हैं। मान के चलो दीदी, देखिए आप और मैं सेम क्लास में पढ़ते हैं और आपके 80 नंबर आते हैं, ठीक है, और मेरे 70 नंबर आते हैं। हो सकता है आप मुझसे अगर कंपेयर करो तो आप अपने आप को खुश महसूस करोगे क्योंकि आप मेरे से आगे हो, बट हु नोज, आपकी कैपेसिटी 90 लाने की थी, आप 80 ला रहे हो, आप -10 में हो, और मेरी कैपेसिटी 60 की थी, मैं 70 ला रहा हूं, मैं +10 में हूं। तो कभी भी किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। और जो भी लोग अपने को दूसरों से कंपेयर करते हैं, ये एक परफेक्ट रेसिपी है डिप्रेस रहने की, बिकॉज आप हमेशा उनको आप किसी ना किसी से तुलना कर रहे हैं, जो चीज हो ही नहीं सकती। सबको भगवान ने यूनिक बनाया है। आप कंपैरिजन करने की जगह आप अपना बेस्ट करो, आप अपना बेस्ट करोगे। और बहुत से लोग आपने देखा होगा जो अपने किसी आइडल को कॉपी करते हैं, वो कभी कुछ नहीं बनते। मतलब इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इंस्पायर होइए, लेकिन एज इट इज कभी कॉपी मत करिए। जैसे मुझे याद है, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था, मी बीइंग अ क्रिकेटर, तो हम सब लोग सचिन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, उनकी तरह खेलना चाहते थे। लेकिन उस समय वीरेंद्र सहवाग जी मेरे कॉलेज मेट रहे हैं, तो उन्होंने, वो बहुत अच्छा, डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड था, तो पूरी दुनिया को पता है, तो बहुत अच्छा वो खेला करते थे। तो लोग वो ये कहते थे, यार मैं कभी सचिन नहीं बन सकता, हाँ मैं सहवाग बन सकता हूँ। तो जिस दिन हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, दैट इज द डे वहां मेरे अंदर से एक कंपैरिजन एक अपने भाई को लेके आती है, जिसको मैं बोलता हूँ जेलसी। द मोमेंट जेलसी कम्स, वो अपने एक और भाई को लेके आती है, विच इज ईगो। बिकॉज अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपके अंदर फिर ईगो आएगी, या अगर उतना अच्छा नहीं हो रहा, आप डाउन एंड डिप्रेस फील करोगे। तो ये सारी डिजास्टर रेसिपीज हैं। कभी भी अपने आप को किसी से मत कंपेयर कीजिए। रादर मैं तो ये कहूंगा, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, एंड 100% सबकी अपनी जर्नी है, हर एक सोल की अपनी जर्नी है। आप अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। बिकॉज यहां से अगर मैं देखूं, जो मुझे दिख रहा है वो ये वाली दीवार है, आपको मेरे पीछे का कुछ दिख रहा है जो मैं नहीं देख सकता। सो वी ऑल आर डिफरेंट, डेफिनेटली। So person should be happy and content with whatever he or she has. Of course, content, grateful, but at the same time inspiring to do better. Exactly. So yeah, but first of all, तो I should be grateful. मैं content से I will put it. I'm grateful. I'm very 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 grateful. It is like मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता का, उन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया। एक ये है कि वो मेरे लिए और क्या कर सकते थे, तो वो देखने का नजरिया है। तो पहले तो मैं ग्रेटफुल होऊंगा। ग्रेटफुल होने के बाद जब हम थैंकफुल होते हैं, अचानक से आप देखोगे हमारा परसेप्शन जो है, ये यूनिवर्स हमारे लिए बहुत सारी विंडोज खोलना शुरू कर देता है। और ग्रेटफुलनेस के बाद में देन कम्स द एम्बिशन पार्ट कि आई वांट टू डू मोर, यस आई वांट टू डू माय बेस्ट। उसके लिए मैं पुरजोर प्रयत्न करूंगा,
परिणाम मेरे कभी हाथ में नहीं होंगे, परिणाम भगवान के अधीन है, लेकिन मैं अपना बेस्ट मैं करूंगा। थोड़ा सा यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगी आपको, बिकॉज जो करंट सोसाइटी है यहाँ पे एम्बिशन किसको लेकर है, उस इंसान के पास 2 गाड़ियां थी आज 3 हो गई, मुझको भी वो अचीव करना है, वो उसको देख के एम्बिशन आ रहा है। ये एम्बिशन आपके अंदर से आना चाहिए टू अचीव द बेस्ट। एब्सोल्युटली दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अब बिल्कुल बहुत से लोग इस रेस में लगे हुए हैं, बट उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर गाड़ी मापदंड होती हैप्पीनेस का या कोई घर मापदंड होता हैप्पीनेस का, तो शायद एल्विस प्रेस्ले दुनिया के पहले रॉक स्टार थे, वो सुसाइड नहीं करते। गुरुदत्त इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े पहले सुपरस्टार थे, वो सुसाइड नहीं करते। और हमारे कैफे कॉफी डे के जो इन्वेंटर थे, उनके पास ना गाड़ियों की कमी थी ना किसी चीज की कमी थी। हाँ, बिजनेस में कुछ चैलेंजेस थे, ये मैं मानता हूँ, वो उन्होंने सुसाइड क्यों करी? तो पहली चीज तो ये मापदंड है ही नहीं सफलता का। अब सवाल ये आता है कि मैं अपने आप को कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ? अगर आपके पास कोई कार है और मेरे पास नहीं है, तो मैं द मोमेंट मैं आपको अपने से कंपेयर करने लगता हूं, वहां पर मैंने अपने आप को कम आंक लिया, या मैं एक डिफरेंट रैट रेस में पड़ गया। और ये एक ऐसी रेस है, जैसे मैंने कहा, जिसका कोई अंत है ही नहीं, क्योंकि आप कितने भी बड़े बन जाओ, आपसे ऊपर तो 100 हजारों लाखों लोग होंगे ही होंगे, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप हमेशा डिप्रेस रहोगे। एंड लोग यहाँ पर ये चीज नहीं समझते, जैसे बहुत से लोगों में दीदी, स्पेशली जिन लोगों का जो बचपन है अभाव में बीता होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं ये प्रूव कर दूंगा, मैं वो प्रूव कर दूंगा। आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, अगर वो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, वो खुश नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रूव ही करने में लगे हुए हैं। दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर सक्सेस। या आजकल की जन में जैसे आप देखो, कहीं पर भी घूमने गए, कुछ गए, वो हार्डली उस सीनरी को एंजॉय करते हैं, हार्डली उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। हर समय बस क्लिकिंग 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 के चक्कर में दे वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दे डोंट लिव इन द मोमेंट, दे आर नॉट एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ द सीनरी, दे आर नॉट एंजॉयिंग द वेदर, एंड दे आर नॉट एंजॉयिंग द थिंग्स। क्योंकि अगेन ये एक ऐसी होड़ है, दिखाने की जो होड़ है या दिखावा जो है, इसका कोई अंत नहीं। एंड एट द एंड ऑफ द डे, आप जितना ये करोगे उतना आप अपने आप को खोखला पाओगे। एंड जितना आप अपने अंदर जाओगे, जितना आप इंजॉय करना शुरू करोगे, और इंजॉयमेंट ऐसी चीज है, इसका पैसे से हार्डली कोई लेना देना होता है। हो सकता है कहीं पर आपको अगर चाट पसंद है, कहीं पे 20 रुपए की चाट खा के आपको वो मजा आ जाएगा, और पानी पूरी खा के आपको 10 रुपए मजा आ जाएगा। और हो सकता है आपको 5 लाख रुपए का शायद कोई ज्वेलरी लेकर के भी उतना मजा ना आए, या गिल्ट लगे, या कैसे इसको एडजस्ट करूंगी या किस तरीके से करूंगी। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। लाइक अगर आप देखिए, टिपिकली एक फैमिली है जिसमें कपल है, एक बच्चा है। अब वो कहीं पे डिनर पे जाते हैं, ठीक है। अब वहां पर डिनर में अब देखिए, तीनों लोग उस खा रहे हैं उस डिनर को, लेकिन सबके थॉट प्रोसेस अलग अलग हैं। अब हस्बैंड सोच रहा है, यार इतने पैसे यहाँ लग गए, इतने पैसे को मैं कुछ और यूज कर सकता था। वाइफ सोच रही, इतने पैसे यहाँ बर्बाद हो गए, इसकी तो मैं एक साड़ी ले लेती। अब आइसक्रीम आ रही है, सबसे ज्यादा एंजॉय कौन कर रहा है? बच्चा एंजॉय कर रहा है, बिकॉज वो ओवर थिंक नहीं कर रहा। तो वी ऑल ओवर थिंक टू मच, हम अपने को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं। और मेरा ऐसा मानना, देखिए दीदी, कि हर एक इंसान के अंदर ना एक बच्चा होता है। वो बच्चा जब हम छोटे थे, वो हमेशा वो बच्चा जीवित रहना चाहिए। जितना वो बच्चा जीवित रहेगा, आपको जो चीज खुशी देती है, अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, प्लीज प्लीज डेफिनेटली डू इट, रादर देन थिंकिंग वो क्या सोचेगा। आपको डांस करने में खुशी मिलती है, प्लीज डांस करिए। आपको कई लोगों को खाना बनाने का शौक होता है, प्लीज बनाइए। मतलब अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए। जो आज हम भूल गए हैं रैट रेस में या अपनी जिम्मेदारियों में, हम हर काम फैमिली के लिए, परिवार के लिए, डेफिनेटली वो जरूर करिए, बट थोड़ा सा समय अपने को दीजिए। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो, आप खुशी दे कैसे सकते हो? जो चीज आपके पास नहीं है, हाउ यू कैन गिव इट टू समबडी एल्स? एंड इट इज 100% योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हैप्पी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसे आप देखिए, हिंदी फिल्मों ने हमें बहुत स्पॉइल किया है। जी 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 जी, हमारी सारी एक्सपेक्टेशन दूसरों से है कि somebody else will make me happy, somebody को किसी का कमेंट मेरे को हैप्पी करेगा। या आजकल सोशल मीडिया का जमाना देखिए दीदी, इतनी लाइक से इतने अंगूठे मुझे खुशी देंगे, ऐसा नहीं है। मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम अच्छे से किया। अब मान लीजिए, मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, बड़े प्रेम से मैं आपके लिए कोई तोहफा लेके आता हूँ। हो सकता है वो आपको पसंद आए, हो सकता है ना आए,
हो सकता है अगर आपको वो तोहफा पसंद नहीं आया, आपने रिएक्शन अच्छा नहीं दिया, तो मैं अपसेट फील करूंगा। मुझे अपसेट फील नहीं करना। मैंने अपनी तरफ से अपनी बेस्ट विशेस या जितनी मेरी बुद्धि थी, जितनी मेरी सामर्थ्य थी, मैंने आपको वो दिया। आपको वो एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, उसकी वैल्यू समझनी है, नहीं समझनी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं यहाँ पे है। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करूंगी आपको कि आजकल गिफ्ट की वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मनी। एब्सोल्युटली अच्छा, एब्सोल्युटली। इतने का गिफ्ट लाया तो अच्छा गिफ्ट होगा। जी 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 जी। अच्छा दीदी, एक बात बताइए कि ओके, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा गिफ्ट आप किसी को क्या दे सकते हो? मेरे हिसाब से आप सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हो अपना समय, जब आप किसी को देते हो। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में गरीब से गरीब लोग हैं, अमीर से अमीर लोग हैं, लेकिन पैसे ऊपर नीचे सबके पास है, लेकिन समय बराबर भगवान ने सबको दिया है। तो अगर हम समय किसी के साथ बिताते हैं, चाहे वो 2 मिनट ही बिताएं, लेकिन अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ बिताएं। देखिए, आपको भी पता है, अगर आप अपने पेरेंट्स को 2 मिनट अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ दे दोगे, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो वो चीज हम भूलते जा रहे हैं। या जैसे जब हम छोटे होते थे, हम किसी को भी हग कर लेते थे, किसी ने हमें डांटा, हम रोए या मारा, हम रोए, 5 मिनट बाद हम भूल जाते थे, बिकॉज वी वर किड एट दैट टाइम। नाउ वी हैव ग्रोन अप। अब क्या करते हैं, हम उसी चीज को कैरी ऑन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये कहा, अब मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा ये कहा, अब मैं ये नहीं करूंगा। तो हम समय नहीं बिताते हैं, रादर देन हम उसको वैल्यू पे, या कई पेरेंट्स को भी मैंने देखा है, वो पैसे से बच्चे को खरीदने की कोशिश करते हैं। और जब तक आप देखिए, मतलब बड़ी पुरानी बात है, हमारे संस्कारों में कहा जाता है कि घर में खाना क्यों खाना चाहिए, क्योंकि घर में जो माँ का खाना देखिए हर कोई व्यक्ति मिस करता है। मैंने आज तक दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, मैंने पूरा वर्ल्ड घूमा है, कि जो ये ना कहता हो कि माय मदर, हाँ माँ के हाथ का खाना, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो कोई भी रेस का व्यक्ति हो, चाहे वो निग्रो हो, कैसा भी खाना बनाए, वो उसके लिए एब्सोल्युटली। एंड स्पेशली जब हम एक मिडिल एज में आते हैं, तब हमें इस चीज की रियलाइजेशन और ज्यादा होती है, क्योंकि ये अगेन सेकंड ह्यूमन नेचर है कि जो चीज को हमारे पास नहीं होती उसको मिस करते हैं। जब तक होती है तब तक शायद हमें कदर नहीं होती उतनी, या हम उतने मैच्योर नहीं होते, आप जैसे मर्जी समझ लीजिए जी। तो उस माँ के खाने में ऐसी क्या बात है, उसमें प्रेम है, उसमें वाइब्रेशंस है। इसके लिए मैं जरूर बोलूंगी, यहाँ पे स्पेशली जो मैरिड लड़कियां होती है ना, वो बड़ा मिस करती है अपने माँ के हाथ का खाना कि तब उनको वैल्यू समझ में आती है, अच्छा मम्मी इतना बढ़िया खाना बनाती थी। जी 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 जी। और दीदी, यहाँ पर मैं एक चीज और अटेंड करना या बोलना चाहूंगा कि आप देखिए, अक्सर जो भंडारे का जो खाना होता है, प्रसाद जो होता है, जिसको प्रसाद कहा जाता है, एक्चुअली है ही वो प्रसाद। तो आप देखिए उसमें क्या है, जनरली पूरी और कद्दू की सब्जी होती है, सीताफल की सब्जी होती है, आलू टमाटर की सब्जी, या तो आलू टमाटर की सब्जी होती है, ठीक। उसमें आप देखिए ना प्याज है, ना लहसुन है, ना कोई मसाला है, लेकिन जो स्वाद वो उसमें है, वो बताइए, वो कहाँ किसमें? क्योंकि उसमें वो प्रभु के प्रति प्रेम है, भाव है। तो ये सारा का सारा खेल जो है वो भाव का है। तो गिफ्टिंग भी भाव से चलती है, रादर देन मनी से। इट इज वेरी वेरी सिंपल। मेरा एक क्वेश्चन आपसे और होगा, बहुत सारे लोग ये चीज फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, टॉक्सिक लोगों से कैसे आप अपनी मेंटल पीस को बचा सकते हैं? हाँ, दैट्स अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन आज की डेट में। बिल्कुल, टॉक्सिक लोगों से बचने के लिए दीदी देखिए, एक तो ये है कि जहां तक हो सके, अगर अवॉइड कर सके तो उन्हें अवॉइड करिए। कंट्रोवर्सी में मत फंसिए, क्योंकि आप उन्हें कुछ कितना भी कुछ समझा लो, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। एंड बट कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। लाइक अगर कोई मेरा जूनियर मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता है, मुझे पता भी है वो टॉक्सिक है, तो भी मैं अपनी तरफ से प्रयत्न करता हूँ, राइट। तो उसमें मैं खुद इन्वॉल्व ना हो करके, अगेन आई प्रे टू द लॉर्ड कि इसको आप बेस्ट सद्बुद्धि दो। आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। मैं उसको अपने कर्म की तरीके से लेता हूँ, हो दैट्स इट। उसको पर्सनली नहीं लेना। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज की डेट में बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं और ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। तो उसमें आप एक ही चीज कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना है आप भगवान नहीं है। आप उन्हें करेक्ट करने की या उनको बिल्कुल उनकी गारंटी ना लें, या सुधारने की प्रयत्न जरूर करें, लेकिन डोंट टेक इट पर्सनली, या डोंट मतलब आप उसको अपना एक प्रोजेक्ट मत बना लीजिए, क्योंकि उनका कुछ नहीं होने वाला, वो सर आपके ऊपर जरूर होगा, 100% होगा, बिकॉज वो कंटेजियस चीज है। तो आप अपना जो बेस्ट है वो करिए, वो दीजिए। इफ यू आर हैप्पी विद योर एफर्ट एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज गुड एंड फेयर इनफ।
बाकी उसके ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी उसका काम है। सो इट इज वेरी सिंपल, दैट्स माय फिलॉसफी। सो आप जैसे मोटिवेशन के इतने लेक्चर्स लेते हैं, जी। इतना सब, हैव यू एवर कम अक्रॉस विद अ पर्सन व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद? यस, मेनी टाइम्स ऐसे लोग आते हैं, एंड जनरली दीदी ये लोग ऐसे होते हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, जो लेट गो नहीं करते या जिनकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं पर स्टक हो जाती है। आप देखिए, बड़ी विचित्र बात है, और जब हम इसको डीपली एनालाइज करते हैं, नॉर्मल में तो हम सोचते भी नहीं हैं इस बारे में। सपोज आपकी किसी अपने नियर एंड डियर वन से कोई बहस हो गई, तो मैं हो गई, या एक अनप्लेजेंट कन्वर्सेशन हो गई। अब वो अनप्लेजेंट कन्वर्सेशन एक बार हुई, लेकिन आप उसको माइंड में कितनी बार रिवाइंड प्ले करते रहते हो। वो अनप्लेजेंट कन्वर्सेशन होने के बाद में भी इट माइट हैपन दैट 2 साल बाद या 5 साल बाद भी अगर आप उसे याद करते हो, यू स्टिल फील द सेम हर्ट, राइट? व्हाई? बिकॉज आप उसको रिवाइंड एंड प्ले कर रहे हो। अब जनरली देखिए होता क्या है, हम ये बात भूल जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है, हर एक इंसान अपने बारे में तो वो वकील है और दूसरे के बारे में वो जज है। तो उसको 2 मिनट लगते हैं कोई भी स्टेटमेंट देने में या जजमेंट पास करने में। अरे यार वो तो ऐसा है, अरे यार वो तो ऐसा है, राइट? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल थिंग कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, सारे व्यक्ति पैकेजेस में आते हैं। नोबडी इज कंप्लीट, द ओनली थिंग कंप्लीट इज देयर इज वो परम पिता परमेश्वर परमात्मा, माँ जगदम्बे, उसके अलावा कोई कंप्लीट है ही नहीं। मैं और आप तो कभी हो ही नहीं सकते, बहुत सीधी सी चीज है। तो हम सबके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। स्पेशली अगर मैं किसी भी रिलेशनशिप की बात करूं, क्लोज रिलेशनशिप की, इट माइट बी हस्बैंड वाइफ, इट माइट बी मदर एंड सन, इट माइट बी लाइक बेस्ट फ्रेंड्स और ब्रदर सिस्टर, कुछ भी आप मान लीजिए, और क्लोज बिजनेस कोलीग भी हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, उन्होंने उस समय गुस्से में कुछ बोल दिया, हम उसके ऊपर तो बहुत एनर्जी देते हैं या उसको रिवाइंड प्ले करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अच्छा भी तो कितना किया है। एंड कोई भी रिश्ता अगर लंबे समय तक चला है, तो मेरा ऐसा मानना है उसमें 80% चीजें अच्छी ही होती हैं, नहीं तो वो रिश्ता चलता ही नहीं या होता ही नहीं, शायद खत्म हो जाता अब तक। तो 20%, अब आप देखिए, अगर सिंपल सा लॉजिक आप अपने व्यूअर से इस समय अगर हम पूछें, भाई 20% ज्यादा है या 80% ज्यादा है, ऑब्वियसली आपको पता है 80% ज्यादा है। बट द थिंग इज, व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन टू? वी आर फोकसिंग ऑन टू द नेगेटिव थिंग्स। तो कई बार क्या होता है, जैसे इंडिया में स्पेशली मैं ये केस कोट, ये एग्जांपल देना चाहूंगा। दुर्भाग्यवश देखिए दीदी, बहुत सी बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ हो जाती है, जो कि बहुत कम उम्र में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और पूरे जीवन वो उसकी वजह से गिल्ट में रहती है। मैंने बहुत सी ऐसी फीमेल्स को देखा है, मैं पर्सनली भी जानता हूं, एंड उसकी वजह से उनका करंट रिलेशनशिप सफर्स, राइट? अब सबसे पहले तो उन्हें ये समझना है कि वो जिसने, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जिसने किया गलती उसने करी। आप क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? आप क्यों टॉर्चर हो रहे हो भाई? तो प्लीज उससे टॉर्चर मत होइए। मेरी जितनी भी बहनें, मेरी जितनी भी कोलीग्स, मेरी जितनी भी बड़ी छोटी इस टेलीकास्ट को देख रही हो, इस चीज को प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि वो गलती उनकी थी, आपकी कोई गलती नहीं है। और अगर किसी के साथ, मैं कहता हूं, कोई मिसहैपन हो भी जाए, तो शर्मिंदा आपको नहीं, करने वाले को होना चाहिए, आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज डोंट लिव इन गिल्ट एंड फियर, क्योंकि ये दो इमोशंस जो हैं वो बहुत मुश्किल से निकलते हैं किसी भी इंसान के अंदर में, और ये बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं आगे की जाए। एब्सोल्युटली। एंड लेट गो करने की आदत डालिए, यानी कि भूलने की आदत डालिए। जो चीज अनप्लेजेंट है उसको भूल जाइए। आप कहीं पर ट्रैफिक में फंसे, जब हम उसको याद नहीं रखते, हम जनरली याद रखते हैं यार वो हम वहां घूमने गए थे, सफर में कितना मजा आया था। सेम थिंग इज लाइफ, लाइफ इज ऑल्सो जर्नी। आपको ट्रैफिक जैम्स याद रखने हैं या वो खूबसूरत जर्नी याद रखनी है? सो उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में अनप्लेजेंट मेमोरीज ना होती हों। जी, तो दीदी इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, जो मैं बहुत अपनी ट्रेनिंग्स में यूज करता हूँ। मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। दीदी, 2 मॉन्क थे, तो वो मोनेस्ट्री में रहते थे। अब बीइंग अ मॉन्क, बीइंग लिविंग इन अ मोनेस्ट्री, या वो रेनेंसेट तो हो ही चुके थे, तो उनके रिचुअल के हिसाब से वो ऑपोजिट सेक्स को टच नहीं करते थे, राइट? तो एक बार उनके गुरुजी उनको किसी काम से, जंगल में वो लोग रहते थे,
शहर में भेजते हैं कुछ सामान लाने के लिए। तो दोनों लोग वापस आ रहे होते हैं, तो रास्ते में पुल पड़ता है, पुल पार करते ही उनका जंगल शुरू हो जाता था। तो पुल के इस तरफ एक महिला बैठी होती है, उसकी टांग में चोट लग जाती है, वो चल नहीं सकती। शाम और लगभग खत्म हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था। तो वो महिला उनसे हाथ जोड़कर विनती करती है कि भैया आप तो साधु इंसान हो, भगवान के इंसान हो, कृपया करके मैं चल नहीं सकती, पुल पार करके मेरा घर है, मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और रात होने वाली है, और अदरवाइज मैं उनको खाना भी मुझे देना है और जंगली जानवर का भी खतरा हो जाएगा, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो दीदी पहला मॉन्क बोलता है कि बहन मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, हमारे गुरुजी का आदेश है कि हम अपोजिट सेक्स को टच नहीं कर सकते, तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो कोई सज्जन व्यक्ति भेज दे जो आपकी मदद कर सके। अब वो दूसरे मॉन्क से भी यही बात बोलती है, तो दूसरे मॉन्क पसीज जाते हैं और वो चुपचाप उस महिला को उठाते हैं, सहारा देते हैं। जैसे ही वो टच करता है, पहले वाला मॉन्क बोलना शुरू कर देते हैं, अरे ये तुमने क्या किया, तुम्हें तो ये अलाउड नहीं है, तुमने इन्हें क्यों टच किया, गुरुजी को पता लगेगा तुम्हें निकाल देंगे, ये कर देंगे। वो चुपचाप उनको उठाते हैं, सहारा देते हैं, धीरे 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 उनको सपोर्ट से उनके घर तक पहुंचा देते हैं। इस बीच वो पहले वाला मॉन्क कॉन्स्टेंटली बोले जा रहा है यही बात। उसका घर आता है, दीदी वो उनको वहां पर छोड़ते हैं, अंदर कुटिया तक छोड़ते हैं, बच्चे देख करके बहुत खुश होते हैं, वो ऐसे हाथ जोड़ती है, वो आशीर्वाद के तौर पर नमन करके वहां से निकल जाते हैं। अब दीदी वो दोनों मॉन्क अपनी मोनेस्ट्री पे जा रहे हैं, पहला मॉन्क अभी भी लगा हुआ है, तुझे क्या जरूरत थी काम करने की, कोई ना कोई तो आ जाता, अरे तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, और ये स्टोरी खींची जा रही है। दूसरा मॉन्क कुछ नहीं बोलता। तो बहुत देर के बाद में दूसरा मॉन्क एक ही चीज बोलता है, भाई मैं उसको बहुत पीछे छोड़ाया, अब मेरी विनती है भाई तू भी छोड़ दे। तो हमें इस दूसरे मॉन्क की तरह जीवन जीना है, जबकि दुर्भाग्यवश हम में से 90% लोग वो पहले वाले मॉन्क की तरह जीवन को जी रहे हैं। तो हमें छोड़ना है अनप्लेजेंट चीजें। अगर किसी ने निकल दी, मैं आपको अपनी लाइफ की एक सिंपल सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। आई वॉज अ सिंगल चाइल्ड टू माई पेरेंट एंड आई वॉज मैं सिंगल मदर ने मुझे रेज किया। तो दीदी किसी बात पे कम उम्र में 8वीं या 9वीं क्लास में मैं होऊंगा, घर में कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, पता नहीं, मुझे वो बात तो याद नहीं है। तो मैंने गुस्से में कह दिया मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। तो मेरी माँ ने बोला ये पकड़ पैसे, जमुना में जाके छलांग मारा और वापस मत आ जाइयो। अब मेरे तो ये सुनते ही होश उड़ गए, मैं नीचे तो चला गया, 1 घंटा पार्क घूमा, मैं कहाँ जाना था, मैं चुपचाप वापस आ गया। अब अगर मैं देखूं कि इकलौता बेटा उनका, कोई माँ कैसे कह सकती है कि जा मर जा दफा हो यहाँ से, तो ऑब्वियस सी बात है शी डिडंट मेंट इट, राइट। उन्होंने वो काम मेरी भले के लिए कहा। और अगर मैं उस मेमोरी को याद रखूं, या उन्होंने रात को 2-2 बजे जाग के मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए कितने त्याग करे, मैं उसको याद रखूं, मैं उस सेक्रीफाइस को याद रखूं। तो इतना समय मैंने उनके साथ बिताया। शी वॉज माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड। हाँ, कई बार हमारी लड़ाई भी होती थी बीइंग फ्रेंड्स। अब मेरे ऊपर है, मैं उस कटु याद को याद रखूं या उन सेक्रीफाइसेस को, उन मधुर यादों को याद रखूं। तो अनफॉर्चुनेटली हम मधुर चीजों को याद कम रखते हैं और कटु चीजों को ज्यादा वो रहते हैं। आप देखिए अखबारों में न्यूज आती है कि एक रिक्शे वाले की बेटी ने या बेटे ने आईपीएस क्रैक कर लिया। हाँ जी 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 जी। तो हम ऑटो वाले, हाँ जी ऑटो वाले ने ऐसे कर लिया। ज्यादा निकलते जी जी बिल्कुल निकलते हैं यार, जो भी है। तो आप देखिए उनके बारे में हम कितनी बात करते हैं, आप मुझे बताइए, 1 मिनट या 2 मिनट, हार्डली, बस इतना, अरे यार बहुत अच्छा है, बस बात खत्म हो गई। दूसरी तरफ दीदी आज की डेट में कोई किसी स्टार की कोई अफेयर की खबर मिल जाए आपको, या उसका डिवोर्स हो रहा है वो बन जाए, अब पूरे दिन ऑफिस में वही गॉसिप चलेगा। तो लोगों को जो स्वाद है ना, वो स्वाद आता ही मसालों में और नेगेटिविटी में आता है। अदरवाइज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं ले सकता लाइक चैनल का। अदरवाइज दीदी लोगों को क्या स्वाद आता है, एक कमरे में आपने लोग बंद कर दिए, घर में उसे लोग देख रहे हैं, उनकी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, भाई साहब इतना इंटरेस्ट अपनी जिंदगी में ले लो, आप बहुत कुछ कर जाओगे। सो तो दैट इज हाउ वी बीन born and brought up on the negativity. So instead of being born and brought up on the negativity, we should feed now ourselves on the positivity. ठीक है, हमें तब समझ नहीं थी, कम से कम अब तो आ रही है। और दीदी हमेशा से मेरा ऐसा मानना है, हमारे पास ना एक बड़ी कमाल की चॉइस भगवान ने दी है। आप देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, जहां तक मैं आपको समझता हूं, शायद आप नॉनवेज नहीं खाती होंगी। नहीं खाती थी। अच्छा, फिलहाल नहीं खाती ना, ठीक है, आप भी मेरी कैटेगरी में, गुड। तो आज की डेट में अगर दीदी आपसे कोई पूछे कि बहुत अच्छा मटन बना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे?
नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, आप बोलोगे नहीं जी थैंक यू सो मच, राइट, आप यही बोलोगे, ठीक है, कर्टसी से, गुड इनफ, फेयर इनफ। उसने आपको पूछा, ऑफर किया, आपने मना कर दिया क्योंकि आप वो नहीं लेते, करेक्ट है। ऐसे ही लाइफ में कितनी बार जब से हम छोटे होते हैं हम सुनते हैं तुम गधे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, और वो तो होते ही, देखिए वो तो टिपिकल इंडियन परवरिश है, ऐसा कोई भारतीय नहीं जो जिसने ये सुना ना हो, हमारा कंपैरिजन ना किया हो, तू उसको देख, फलाने को देख, वो ये है, वो है, ठीक है। तो उस समय तो चलो हम बच्चे होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, हमारी आदत होती है हर चीज को एक्सेप्ट करने की, एंड हम ये बहुत भूल जाते हैं बाद में। आप देखिए, जैसे आपने भी कहा कि मटन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सिमिलरली इफ समबडी टेल्स यू यू आर नॉट गुड इनफ, आपको उससे लड़ना नहीं है, आपको सिंपली बोलना है कैंसिल और नॉट एक्सेप्टेड, दैट्स इट। आपको एक कमांड अपने ब्रेन को देनी है, नॉट एक्सेप्टेड, कहानी खत्म, कहानी चेंज। एंड इफ समबडी टेल्स यू अपर्णा जी आप बहुत अच्छा पॉडकास्ट करती हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वहां पर बोलो थैंक यू सो मच, आई एक्सेप्टेड, और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, दैट्स इट। तो क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है, ये पावर हमेशा से हमारे पास थी, है और रहेगी। पहले अकल नहीं थी, आज अकल होने के बावजूद भी हम बेअकली से काम कर रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल। बहुत ही सुंदर बात कही, ये एक्सेप्टेंस, लाइक दिस इज लाइक अ मोबाइल फोन, कि काटना या एक्सेप्ट करना। एब्सोल्युटली दीदी। अब देखिए ना, अब इस समय हम, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने पहली बात तो अपना फोन साइलेंट पे किया हुआ, बाय चांस भूल भी जाता है, या कई बार हम इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो हम उसको फोन को काट देते हैं, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लूंगा, या किसी से बात नहीं करनी तो लूंगा ही नहीं। सेम इज लाइफ। किसने कहा तुम्हें हर किसी के पचड़े में पड़ने को या उसको दिल पे लेने को? इतना सीरियसली मत लो, जो चाहिए वो एक्सेप्ट करो, जो नहीं चाहिए उसको जाने दो। अवेलेबल हमेशा से दुनिया में एवरीथिंग इज अवेलेबल, अच्छाई भी है, बुराई भी है, डिपेंड्स अपॉन अस व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। बिफोर समराइजिंग दिस, आप मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे हैं, मेरे आखिरी 2 सवाल जी। For any relationship, respect is very important. 100%. For whether it is any kind of relationship, लड़ाई या झगड़े सब जगह होते हैं, बट मुझको लगता है एक रिस्पेक्ट ऐसी चीज है जो बाइंड करके रखती है आपके रिलेशनशिप को। जहां वो बाउंड्री किसी छोटे ने भी और किसी बड़े ने भी तोड़ी, वो वहां खत्म हो जाता है। जी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट रिस्पेक्ट से पहले एक चीज आती है जिसको मैं बोलता हूँ, रिस्पेक्ट से भी बड़ी एक चीज आती है, और जहां वो होगी वो रिस्पेक्ट अपने आप आ जाएगी। दैट इज अनकंडीशनल लव। एग्जैक्टली, राइट। अब आप देखिए, एक माँ अपने बच्चे को, या माँ ही नहीं बोलूंगा क्योंकि लाइक बीइंग अ फादर आई आल्सो अंडरस्टैंड, लाइक बीइंग अ पेरेंट, हम सब अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव करते हैं, राइट। आई मीन उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, हमें बना के देते हैं, कई बार वो नहीं खाते, हम हर्ट होते हैं, जो भी होता है, उसके बाद जो भी हम गुस्सा होते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अगले दिन फिर अपनी ड्यूटी पे खड़े होते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में सबसे पहले तो ये है कि मुझे अनकंडीशनल लव है या मेरा स्वार्थ है कोई। और जहां तक मैं लाइफ को दीदी जितना समझ पाया हूं, जब कोई भी सोल हमारे जीवन से जाती है तो जो लोग अत्यधिक विलाप करते हैं, ये लोग ये भूल जाते हैं कि उस सोल की अपनी एक जर्नी थी, यहाँ पर थी, अब वो अगली रीम में अपने अच्छे से रहे। हम बहुत कम लोग होते हैं जो उसके लिए प्रेयर करते हैं। हम क्यों दुखी रहते हैं? हम उसको मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो हमारे लिए ये करता था या ये करती थी, हम उन चीजों को मिस कर रहे हैं, स्वार्थी तो मिस कर रहे हैं, अदरवाइज वो तो अपनी अगली जर्नी पे चली गई। तो एज अ वेल विशर या एज अ क्लोज टू दैट पर्सन, मेरी ड्यूटी क्या बनती दीदी कि वो जिस भी दुनिया में है वो वहां अपनी जर्नी सुखी रहे। एब्सोल्युटली। और यही अनकंडीशनल लव होता है शायद। हम चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे किसी अपने के लिए हो, अपने के लिए जहां है खुश रहे। 100%। द मेजर ऑब्जेक्टिव फॉर एनी अनकंडीशनल लव इज सामने वाला खुश रहे। 100%, बिल्कुल। एंड बिल्कुल, और यही अनकंडीशनल लव जो ये मेरे हिसाब से भक्ति की चरम परिभाषा जो है वो अनकंडीशनल लव ही तो है। जहाँ वो, मेरे ख्याल से अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी, जहाँ वो चरम पहुंच जाता है फिर यू डोंट रियलाइज कि हमें एक रैट रेस में फॉलो करना है। 100%। यू गेट दैट मतलब लाइक सेंस ऑफ bliss. You're filled with bliss and you're complete. You don't need anything at that span of time. आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपको सामने वाला भी नहीं चाहिए एक्चुअल में, उसकी इज्जत करने के लिए या उससे प्रेम बताने के लिए या उसको जताने के लिए, because you are happy in his or her
जेन्युइन हैप्पीनेस। तो जहां ये होगा दीदी, रिस्पेक्ट तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। एग्जैक्टली। और अब रिस्पेक्ट को जो बहुत ज्यादा वो करते हैं वहां एक्चुअली, एंड मेरा ऐसा मानना है, रिस्पेक्ट कैन बी अर्नड, इट कैन नॉट बी डिमांडेड। Exactly. I was coming to this. Yes, Respect yes, can never yes. be demanded. It can always be earned. Yeah, only. absolutely. And by your actions. And by your absolutely by your actions and physical actions, vibrations, Mental thinkings, actions. mental actions, absolutely. Because देखिए, I mean, you being a lady, दीदी देखिए, आप good touch, bad touch आप समझते हो, exactly. right? जितना आप लोग समझ सकते हो, we being a male, हम लोग उतना नहीं समझ सकते। तो again, intention, everything is किस, हाँ, कि किस क्या vibes हैं। Exactly. वो वाइब्स अगर अच्छी होंगी तो अपने आप सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। The will fall in place. आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप निकलेगी ना। कई रिश्तों में हम देखते हैं लोग सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू देम। ट्रू। तो लोगों को ना एक्सेप्टेंस ही नहीं है सामने वाले के ओपिनियन की। भैया आई एम रेज्ड लाइक दिस, माय ओपिनियन इज दिस, आई विल स्टिक विद माय ओपिनियन। एब्सोल्युटली। एंड दीदी हम एक चीज भूल जाते हैं कि दैट ऑल ऑफ अस आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल। ये सभी लोग भूल जाते हैं। या हम बिल्कुल, मैं भी उसमें कल्प्रिट हूँ, हम सभी 100%। आई एम अ डिफरेंट सोल, यू आर अ डिफरेंट सोल, वी शुड एग्री टू डिसएग्री। मेरा तो ऐसा मानना है। You can't push me to be you. Absolutely, and you cannot push me to be you. Right. Yeah. So I have my own opinion, you have your opinion. Yeah. Stick with, like, be happy with those things. Be happy with those things. And एक मतलब जितना आप किसी चीज को छोड़ते हो ना, उतना वो आपके पास आती है। Exactly. और रेत की तरह आप उसे जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो उतनी फिसलती जाती है क्योंकि वो चीज अपनी है ही नहीं। हमें ये बाद में समझ में आता है। और लाइफ की एक बड़ी कमाल की चीज है दीदी, आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, वो एक स्पोर्ट्स कोच है, तो उनको मैं बोल रहा था कि मैंने कहा देखो सर, ऐसा है, मेरा अनुभव मुझे तो ये बताता है कि जब तक हमें कोई चीज समझ नहीं आती ना, हमें वो बड़ी कठिन लगती है। Exactly. और जिस दिन समझ में आ जाती है ना, अब अगर हम उसे विचार करें, यार इतनी सी बात समझने में जिंदगी के इतने साल लग गए, so that's how basically it is. So what you understand is becomes easy. एक मेरा लास्ट क्वेश्चन मिडिल एज पीपल के लिए होगा। कई बार वी थिंक कि वी हैव अटेन्ड अ सर्टेन एज, मे बी 40s or 50s, देयर इज नो स्कोप फॉर डूइंग एनीथिंग न्यू। सो इसके लिए आप कैसे मोटिवेट करेंगे लोगों को? दीदी वो आपने मेरा एक मनपसंद सवाल पूछा, बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल से कोट करूंगा। इट वाज आई थिंक 2014, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, एंड बीइंग अ क्रिकेट फैन मैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड गया। तो वहाँ का मैं टूर ले रहा था, तो प्रोफेशनल गाइड होते हैं और पूरा टूर वगैरह आपको देते हैं। तो दीदी वो जो मेरे गाइड थे, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि उन्हें पता लगा मैं इतना बड़ा क्रिकेट का फैन हूँ, पूरा टूर लिया, सब कुछ लिया। उन्होंने सामने से ना एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे थे, तो उन्होंने कहा आप इनको जानते हो? मैंने कहा जी मैं इनको जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ये ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो थे स्टीव वॉग और मार्क वॉग, उनके फादर हैं। तो मैं एज अ रिस्पेक्ट खड़ा हो गया, और वो एक लॉन टेनिस के कोच हैं उस समय थे जी। मुझे नहीं पता वो हैं या नहीं है, और जहां भी हो हमेशा स्वस्थ रहें। तो मैंने देखा दीदी, वो 4 लेडीज को ना कोचिंग दे रहे थे, और वो चारों महिलाएं आपस में डबल्स का लॉन टेनिस का मैच खेल रही थी, और बड़ा शोर आ रहा था, एक दूसरे को हर एक पॉइंट के ऊपर वो बकअप कर रही थी, कम ऑन यार वी कैन डू इट। मतलब उनका एंथुसियाज्म बड़ा कमाल का था, बड़ी कमाल की एनर्जी थी। पर सबसे बड़ी कमाल की बात पता है क्या? वो चारों जो महिलाएं थी, उनमें से अगर कोई सबसे छोटी होगी तो उसकी एज 75 साल होगी। 75? हाँ जी। ओके। तो भैया वन ऑफ देम वाज 75 एंड अनदर वाज 70, मतलब वो 75 से 80 साल के बीच में थी, और वो लॉन टेनिस मैच खेल रही थी। और वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। वो एक दूसरे को इतना ज्यादा बकअप कर रहे थे, और एक एक पॉइंट पे ऐसे लड़ रहे थे जैसे छोटे बच्चे भी नहीं लड़ते। मतलब क्या उनमें एंथू था। तो एज जो है दीदी, वो सिर्फ एक नंबर है। मैं एक और इंसिडेंट आपके साथ कोट करूंगा। 2011 में मैं पहली बार लंदन गया, तो मेरा स्कूल फ्रेंड था, वो मुझे लेने के लिए आया। तो मैंने देखा नाइकी के बड़े बड़े होर्डिंग्स उतर रहे थे। डेविड बेकम उस समय उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, और एक सरदार जी का फोटो लग रहा था, बुजुर्ग सरदार जी का, नाइकी के ऊपर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लंदन की स्ट्रीट्स में। तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये सरदार जी कौन है भाई? ये नाइकी ने मतलब कनेक्शन समझ में नहीं आया। कह रहा है यार ये सरदार फौजा सिंह है भाई, इसकी उम्र 102 साल है, इसने भी मैराथन दौड़ा है, कल मैराथन कंप्लीट किया है। कह रहा भाई नाइकी ने भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आप मुझे बताओ व्हाट हैज गॉट एज टू डू विद दैट?
एंड माई एक्सपीरियंस टेल्स मी, मैंने 20 साल के बूढ़े भी देखे हैं, मैंने 80 साल के जवान भी देखे हैं. इट इज योर माइंड सेट. एज लॉन्ग एज आप किसी भी चीज को लेकर एंथुजियास्टिक हो. ठीक है, एंथुजियास्टिक क्या होता है जनरली टीनेज में, क्या होता है सुबह डेट पे जाना है, रात को नींद ही नहीं आएगी, इतनी एक्साइटमेंट होगी. अब वही एक्साइटमेंट आपको आपके अंदर किसी भी चीज को लेके है, चाहे वो गॉड को लेके है, अपने काम को लेके है, कहीं घूमने को लेकर के है, तो यू आर नॉट ओल्ड. ओल्ड मीन्स व्हाट? ओल्ड मीन्स जिसकी उमंग नहीं है. और किसी भी चीज को अगर आप चेज कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो, तो यू आर यंग. तो एज इज, या यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग, और फॉर योर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, और यू आर चेजिंग समथिंग. और दीदी मेरा ऐसा मानना है, दुनिया में सबसे बड़े जो एम्बिशियस लोग होते हैं वो एक्चुअल ट्रू योगी होते हैं. क्योंकि मैं और आप साधारण लोग क्या पाना चाहते हैं? साधारण लोग पाना चाहते हैं घर, गाड़ी, बंगला, पैसा. ठीक है, एट द मोस्ट, राइट. वो लोग वो क्या पाना चाहते हैं? द गॉड, द अल्टीमेट ब्लिस, द अल्टीमेट गॉड. तो उनसे बड़ा एम्बिशियस कौन है? राइट. एंड ज्यादातर जब उनको प्राप्ति होती है, आप देखो उनकी जो एज है अच्छी खासी एज होती है. तो एज इज जस्ट अ नंबर, नथिंग लाइक दैट. यू कैन चेज एनीथिंग. माय प्लेजर दीदी, माय प्लेजर. मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. आई होप यू हैव मोटिवेटेड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन थ्रू दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. ASKofficials.com